अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने जैसे पिछले एक सीरीज़ में माइक्रो इकोनॉमिक्स की ये सीखा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है, किस तरीके से डिमांड और सप्लाई मीट करके एक इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आती है जो कि मार्केट इक्विलिब्रियम कहलाता है। और आज हम एक न्यूमेरिकल या एक मैथमेटिकल मॉडल करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम का, ताकि उससे आपको पता चलेगा कैसे डिमांड का फॉर्म होता है, कैसे सप्लाई का फॉर्म होता है और कैसे आपकी मार्केट इक्विलिब्रियम में आती है और कैसे हम इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी डिटरमिन कर सकते हैं मैथमेटिकली। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें होना ज़रूरी है। क्या? एक होता है डिमांड का फंक्शन, एक होता है सप्लाई का फंक्शन। अच्छा देखिए, जैसे हम जानते हैं डिमांड लॉ और सप्लाई लॉ के हिसाब से कि डिमांड लॉ क्या कहता है कि क्वांटिटी बढ़ेगी, या सॉरी, जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगी, या जब प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। इसका मतलब इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप है। तो इधर जो है वो हमें क्या नज़र आता है कि क्वांटिटी जो है, अब हमें यहाँ पे बात करनी है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन होते हैं? जो कि खुद से मूव हो सकते हो, यानी वो किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। और डिपेंडेंट कौन से होते हैं? जो कि किसी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइस के बढ़ने या कम होने से क्वांटिटी डिमांड चेंज होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो क्वांटिटी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इस तरीके से जब हम फंक्शन लिखते हैं, कोई भी फंक्शन मैथमेटिकल वे में, तो उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इज इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, और जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं चाहे वो कितने भी हों, हमारे केस में यहाँ से प्राइस होगा अभी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड पे। तो अभी हम सबसे पहले लिखेंगे डिमांड फंक्शन और फिर सप्लाई फंक्शन। तो सबसे पहले तो डिमांड फंक्शन हम लिखते हैं कि डिमांड का फंक्शन हमारा। अच्छा देखें, डिमांड फंक्शन का मकसद ये है कि ये किसके ऊपर है, ये क्या रिलेशनशिप है? Q इज अ फंक्शन ऑफ P। इसका मतलब क्या है? यानी Q डिपेंड करता है प्राइस के ऊपर। पॉजिटिवली करता है, नेगेटिवली करता है, अभी आप खुद बताएंगे। अगर हम नॉर्मल कंडीशन लें तो हम क्या जानते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड विद क्वांटिटी। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी गिरेगी, और प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी। तो क्या है, आपस में अपोजिट रिएक्शन है, तो इसलिए हम इसके ऊपर साइन लगाते हैं माइनस का। इसका मकसद ये क्या शो कर रहा है कि क्वांटिटी जो है वो नेगेटिवली रिलेटेड है प्राइस से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये फंक्शन लिख लिया। अच्छा, अब ये तो कहलाती है फंक्शनल फॉर्म। अब अगर इसको मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखा जाएगा? जैसे लेट सपोज मैं इक्वेशन की एक मैंने पहले से सोची हुई, तो मैं वही लिख रहा हूँ, 14 + 2p। ये कहलाएगी आपकी क्या? डिमांड इक्वेशन। ठीक है जी, तो ये कहलाएगी आपकी डिमांड इक्वेशन। इसी तरीके से जब हम सप्लाई के लिए लिखेंगे तो सप्लाई के लिए क्या होना चाहिए? सप्लाई का फंक्शन भी जब मैं लिखूंगा तो सप्लाई फंक्शन क्या होना चाहिए? सप्लाई फंक्शन लाजमी सी बात है, आपका क्या होगा? Q इज अ फंक्शन ऑफ P, क्योंकि वो भी प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन प्लस Q+, क्योंकि इसका रिलेशनशिप क्वांटिटी के साथ पॉजिटिव है। अच्छा देखें, यहाँ पे मैंने एक गलती करी है, यहाँ पे क्या लिखा है कि इन्वर्सली रिलेटेड है। तो यहाँ जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो लाजमी सी बात है, हमें पता है कि P का रिलेशनशिप Q के साथ इन्वर्सली रिलेटेड है, तो लाजमी सी बात है कि डिमांड का जो ये साइन है ये माइनस होना चाहिए, ना कि प्लस, क्योंकि प्लस होगा तो ये क्या दिखा रहा है कि P का Q के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ मैंने ये गलती करी है, तो मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और ये मैंने माइनस का साइन कर दिया इसको। ठीक है, तो यहाँ पे जब जो हम फंक्शन लिखेंगे वो क्या होगा? Q इज इक्वल टू लेट सपोज 2 +
2p। अच्छा जी, तो अब ये जो हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है ये क्या है आपका, ये आपका सप्लाई का फंक्शन है। अच्छा देखें हमारे पास, अब ये आप जानते हैं कि डिमांड और सप्लाई कैसे बनते हैं। मैं आपको एक मार्केट इक्विलिब्रियम की एक सिचुएशन दिखाता हूँ ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए इस बात से भी कि कैसे बन सकती है। देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम कैसे होता है, ये एक डायग्राम है जिसमें ये डिमांड कर्व होता है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये सप्लाई कर्व होता है जो कि अपवर्ड स्लोपिंग होता है। अच्छा, यहाँ क्वांटिटी होती है और यहाँ प्राइस होता है, और ये जो पॉइंट बनता है आपका जहाँ दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, अगर हम इसको नीचे लेकर आएँ और इसको हम यहाँ से भी, तो ये आपका कहलाएगा इक्विलिब्रियम प्राइस और ये आपकी कहलाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हमें डिमांड और सप्लाई के कर्व को फॉर्म करना होगा और फिर हम इस तरीके से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मैथमेटिकली निकालेंगे। अच्छा देखें, हमें यहाँ पे साफ नज़र आ रहा है, हम इससे समझ सकते हैं कि सप्लाई और डिमांड आपस में जहाँ इंटरसेक्ट होती हैं वहाँ हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस निकाल सकते हैं। ऐसा ही है, तो हम बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को लेकर यहाँ चलेंगे और क्या करेंगे, इस क्वांटिटी, मैं यहाँ पे डी लिख रहा हूँ छोटा सा ताकि आपको रिप्रेजेंट करे कि क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन है, ये क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन है, ऐसी। इसी तरीके से हम यहाँ चलेंगे कि क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को आपस में इक्वेट करेंगे और फिर हम इक्विलिब्रियम प्राइस निकालेंगे। तो अब हम ये कैसे करेंगे, चलें तो अब हम इसको करना शुरू करते हैं। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिटी सप्लाइड को इक्वेट करेंगे क्वांटिटी डिमांड के साथ। अच्छा, क्वांटिटी सप्लाई की इक्वेशन क्या थी, 2 + 2p इज इक्वल टू, और क्वांटिटी डिमांड की इक्वेशन क्या थी, 14 + 4p, सॉरी 14 माइनस 2p। अच्छा, अब हम सबसे पहले इसको इक्वेशन को किस तरीके से इक्वेट कर सकते हैं, अब हम इससे एक p की एक यूनिक वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे, हम यहाँ पे 2p है, यहाँ पे भी 2p है, हम दोनों को एक साइड पे ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा 2p + 2p, इस वाला ये वाला 2p यहाँ आ गया, और ये जो 2 था जो यहाँ पे प्लस में था इक्वल टू को इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, 14 - 2 12, और 2p + 2p इज इक्वल टू 4p, और p इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 4 हो जाएगा क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं 4 और p। तो इस तरीके से आंसर क्या आएगा, 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, और p इज इक्वल टू 3। ये आ गई आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, अब इसी तरीके से हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाल लेंगे क्योंकि अब हमारे पास प्राइस आ गया इक्विलिब्रियम कि जहाँ क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई बराबर है। अब हम इसी प्राइस को रख के चाहे क्वांटिटी सप्लाई में रखें या क्वांटिटी डिमांड में रखें, हम क्वांटिटी निकाल लेंगे। क्यों, क्योंकि प्राइस हमें मिल गया है कि ये वो प्राइस है जहाँ दोनों क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड बराबर होंगी। तो इसका मतलब ये 3 प्राइस हम जिसमें भी रखेंगे जो क्वांटिटी आएगी वो इक्विलिब्रियम होगी, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि दोनों बराबर होंगी इस प्राइस के ऊपर। ठीक है, तो हम दोनों में रख के भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये बराबर है। जैसे कि हम इधर देखते हैं यहीं पे करके, अब हम रखते हैं इसको क्वांटिटी डिमांड में जो कि है 14 - 2p। जब हम 2p के अंदर 3 की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 14 - 6 जो कि बन जाएगी आपकी 8। तो ये आ गई आपकी क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अच्छा, अब हम इसको डिमांड के फंक्शन में रखा था और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आई, इसको मैं स्टार से कर देता हूँ रिप्रेजेंट। क्वांटिटी सप्लाइड में भी जब आप रखेंगे तो वो क्या है, 2 + 2p, और इसमें क्या होगा 2 + 2 × 3, ये क्या हो जाएगा 2 + 6 = 8, जो कि फिर अगेन अगर आप इसको देखें तो ये बिल्कुल सेम आ गई। ठीक है जी,
तो इस तरीके से हमारे पास क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस हमें पता चल चुकी है। अच्छा, तो देखिए हमने आपके इधर हमने इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस ये दोनों हमने निकाल लिए, लेकिन स्टिल अब ये तो सिर्फ आपका आंसर आपके सामने आ चुका है, जो कि आपको नज़र आ रहा है बाकायदा कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपके सामने। लेकिन इसके साथ साथ अब जब हमें डिमांड कर्व या सप्लाई कर्व बनाना होगा तो हम वो कैसे बनाएंगे, मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा। क्योंकि देखें, अगर हम सिंपली इसके हिसाब से चलें तो अब हम एक डायग्राम, जो कि बल्कि मैंने ऊपर ही बनाई थी, ये डायग्राम हम इसमें इजीली लिख सकते हैं ये बात कि हमारे पास जो क्वांटिटी है अब वो क्या है, इज इक्वल टू 8 और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या है 3। तो ये डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व को मीट करके हमने ये तो बता दिया कि हमारे पास 3 और 8 जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आ चुकी है। अब साथ साथ हमें कुछ और चीज़ें पहले तो सबसे पहले इन फंक्शन में समझ, वो ये कि ये आपका कहलाएगा P यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये कहलाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी तरीके से सप्लाई कर्व में। अच्छा, जो चीज़ आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अटैच हो, जो नंबर भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ अटैच हो, वो आपका कहलाता है स्लोप। स्लोप का मकसद क्या होता है? स्लोप देखिए नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी। स्लोप का मकसद है ढलान, जैसे आप उर्दू में जब देखते हैं। अब ढलान का मतलब क्या है? निचाई। अब यहाँ पे क्या है? ये 2, इसका मतलब क्या है कि जो इसका स्लोप है, यानी वैसे जब हम अगर इसको इकोनॉमिक्स की टर्म में क्या, मैथ्स की टर्म में क्या, तो कहलाते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज है, ये इसका स्लोप है इस इक्वेशन का 2। इसका मकसद क्या है 2? कि जब भी प्राइस 1 यूनिट से इंक्रीज होगा, आपकी क्वांटिटी डिमांड 2 यूनिट से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इससे एक बहुत क्लियर तरीके से हमें पता चल जाता है। ये भी याद रखें कि ये जो डिमांड कर्व है ये लीनियर डिमांड कर्व है। अच्छा, लीनियर क्यों? क्योंकि जब भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की पावर, फंक्शन की पावर जो है वो 1 के बराबर होगी। देखिए P के ऊपर कोई और पावर नहीं लिखी होती तो हम कहते हैं कि हम 1 पावर है, अगर लिखी होती तो 2 लिखा होता, 3 लिखा होता। ठीक है, तो फिर वो लीनियर नहीं, वो नॉन लीनियर हो जाते हैं, क्वाड्रेटिक कह सकते थे उसको, फिर क्यूबिक होते हैं और दूसरी कंडीशन आती। लेकिन अभी हम लीनियर इक्वेशन के साथ जो है वो चलेंगे, तो हम लीनियर इक्वेशन की ही बात करेंगे। इसी तरीके से सप्लाई के अंदर भी ये भी लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? स्लोप। और ये जो आपका बिना किसी वेरिएबल के है, ये आपका कहलाता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मकसद क्या? जिसको हम वर्टिकल इंटरसेप्ट भी कह सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी, डिपेंड करता है कि कौन सा पॉइंट किस जगह पर है। तो ऐसी कंडीशन में जो है ये आपका कहलाएगा हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट का मकसद क्या होगा कि जब अगर आप ये अज्यूम कर लें कि लेट सपोज कि अगर प्राइस हम जो है, मैं अगर इसको यहाँ पे बताऊँ कि ये पहली बार आप याद रखें कि ये इंटरसेप्ट है, और यानी ये भी यहाँ पे जो है वो सप्लाई कर्व के अंदर ये इंटरसेप्ट कहलाता है, और जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जो नंबर होगा वो आपका स्लोप कहलाएगा। जैसे यहाँ दोनों सप्लाई और डिमांड का स्लोप 2 ही है, लेकिन इंटरसेप्ट डिफरेंट है। अच्छा, इंटरसेप्ट का क्या मकसद है, मैं और डिटेल के अंदर अभी इसको नीचे बताता हूँ। देखिए, जब भी हम इंटरसेप्ट निकालते हैं ना, तो इंटरसेप्ट के लिए क्या है, जैसे हमारी ऊपर की जो इक्वेशन है वो है Q इज इक्वल टू 14 माइनस 2P। अब ऐसी कंडीशन में अगर कभी P इक्वल टू 0 हो जाए, यानी प्राइस 0 हो जाए, तो फिर लोग कितनी क्वांटिटी डिमांड करेंगे? अब ऐसी सूरत हाल में हमें कैसे पता चलेगा ये? हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में P की प्राइस 0 रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 40। ये क्या कहलाएगा आपका कि जब P 0 के बराबर होगा तब हम क्वांटिटी डिमांड कितनी करेंगे? 14। तो यहाँ पे जब मैं अगर एक ग्राफ बनाऊँ और इसके अंदर मेरा मकसद क्या हुआ, 14 का मतलब कि प्राइस जब 0 हो तो आपका जो क्वांटिटी है वो 14 होगी। ये एक ब्रैकेट बन जाएगा, जैसे हम ग्राफ बनाया करते थे, शायद आपको याद हो, ये P है और ये Q है।
तो यहाँ पे हम एक पॉइंट लिख सकते हैं 14 और इसके ऊपर पॉइंट लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ये प्राइस होता है और यहाँ ये क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये एक पॉइंट कर सकते हैं। ये कहलाएगा आपका फिर हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट। क्यों? क्योंकि देखें जो ये क्यू है ये आपका यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर है और पी जो है आपका वर्टिकल एक्सेस पर है। तो जो ये वैल्यू आई है क्यू की वो यहाँ पर है, तो ये हमने पॉइंट लगाया है हॉरिजॉन्टल एक्सेस के ऊपर, तो ये हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट है। अच्छा, इसी को अगर आपको उल्टा करना हो, उल्टा मतलब आपको वर्टिकल इंटरसेप्ट देखना हो, तो क्या करेंगे, आप क्यू की वैल्यू को जीरो रखें। क्यू की वैल्यू को जब आप जीरो रखेंगे तो क्या होगा, क्यू हो जाएगा 0, 14 माइनस 2p, ये 2p इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 2p इज इक्वल टू 14 और p इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 7। ये क्या आ गया अब आपका, ये आ गया आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट, ठीक है। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, वर्टिकल इंटरसेप्ट क्या आया हमारा 7, लेट्स सपोज 7 जैसे यहाँ पर आया, ये वर्टिकल इंटरसेप्ट हो गया। एक बात और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि डिमांड कर्व जो है वो बेसिकली, अच्छा ये भी बात आपको याद रखनी है कि जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है, इक्वेशन में जो आपको नज़र आ रहा होता है सामने लिखा हुआ, वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। ये एक्स एक्सिस है जहाँ पे क्यू लिखा हुआ और ये वाई एक्सिस है। और डिपेंडेंट हमेशा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, डिपेंडेंट जो है मतलब अगर आप ग्राफ पे एक जनरल रूल कह लें, या यूजुअली ये काम होता है, अमूमन नहीं भी लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बुक्स में आपको इसी तरीके से नज़र आएगा। तो डिपेंडेंट हमेशा वाई एक्सिस के ऊपर होगा और इंडिपेंडेंट जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। लेकिन अब यहाँ देखें तो इंडिपेंडेंट ये है और डिपेंडेंट ये है। तो इंडिपेंडेंट आपके हिसाब से यहाँ पे क्या एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, तो पी को होना चाहिए यहाँ और क्यू को होना चाहिए यहाँ पर, ऐसा नहीं है ग्राफ। और हमेशा आप ये देखेंगे कि डिमांड फंक्शन आपको यूं ही नज़र आएगा, लेकिन ग्राफ आपको यूं नज़र आएगा। तो आपकी ये एजम्पशन वायलेट कर रही होगी, या ये जो आपका एक तरीके का है वायलेट कर रहा होगा। तो ये वजह क्या है, ये वजह आती है कि हम जब भी ग्राफ बनाते हैं डिमांड कर्व के ऊपर, खासतौर पर डिमांड और सप्लाई कर्व के ऊपर, हम लेते हैं इनवर्स डिमांड फंक्शन, उल्टा डिमांड फंक्शन, इनवर्स डिमांड फंक्शन या इक्वेशन कह लें। यानी आप इसके ग्राफ जब भी बनाएंगे तो ये इनवर्स डिमांड फंक्शन होगा। और ये क्यों करेंगे, क्योंकि आपको अगर ग्राफ बनाना है और इन रूल के हिसाब से रहना है तो आपको इसको उल्टा करना पड़ेगा। और उल्टा आप किस तरीके से करेंगे कि आप इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर लें, यानी अभी ये क्यू की टर्म्स में आप इसको पी की टर्म्स में कर लें। तो पी की टर्म्स में हम कैसे इसको कर सकते हैं, मैं अगर यहाँ पे आपके लिए छोटा सा लिख दूँ, 2p इज इक्वल टू 14 माइनस क्यू, मैं 2p को उधर ले गया और q को इधर ले आया और फिर मैंने इस 2 को इधर डिवाइड करवा दिया। तो ये क्या होगा 14 डिवाइड बाई 2 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 क्यू, और ये क्या कहलाएगा 7। तो इस तरीके से क्या आया, p इज इक्वल टू 7 माइनस हाफ क्यू, ये कहलाएगी आपकी इनवर्स डिमांड इक्वेशन। अब मैं यहाँ से कर हटाया था ताकि कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए कि ये जो है आपका डिमांड इक्वेशन है, ये इनवर्स नहीं है, इनवर्स आपकी ये नीचे वाली है जो मैंने आपको अभी लिख के दिखाई है, ठीक है। तो ये समझाने की वजह ये है कि आपको ये याद रहे कि आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया कि यार सर ने ये बताया था और अब जो है, लेकिन हम जब ये देख रहे हैं तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे तो ये इंडिपेंडेंट को इन्होंने जो है वो वर्टिकल एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, तो उसकी मैंने आपको कंडीशन बताई कि इनवर्स डिमांड फंक्शन हम ऐसे केसेस के अंदर यहाँ पर लेते हैं, खासतौर पर डिमांड और सप्लाई में, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको बताया। अब देखें 7 और 14 आपके पास आ चुका है, यानी आपका डिमांड कर्व फॉर्म होने को तैयार है और ये आप इसको फॉर्म कर सकते हैं। ये थोड़ा सा ऐसा बना है जबकि एक स्ट्रेट लाइन कर्व कहलाएगा, क्योंकि लीनियर डिमांड कर्व है तो इसमें स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, ठीक है। और स्लोप जैसे कि आपने देखा, हम डायरेक्ट इक्वेशन से देख सकते हैं कि जी 2 स्लोप है और इसको हम निकाल भी सकते हैं किसी भी पॉइंट के ऊपर। जैसे कि अब मैं आपको एक टास्क दूंगा, या बल्कि मैं अभी खुद ही करता हूँ इसी में, आपको ताकि क्लियर हो जाए कि कैसे प्राइस बढ़ने से आपकी क्वांटिटी गिरती है, ठीक है। मैं एक शेड्यूल इसके हिसाब से आपको बनाकर अभी दिखाता हूँ, ताकि आपको जब वो नज़र आएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि इसके पॉइंट्स कैसे होंगे, ठीक है। और इसी तरीके से सप्लाई कर्व भी, सप्लाई कर्व के आप वर्टिकल इंटरसेप्ट और हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट, वर्टिकल इंटरसेप्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसका एक हॉरिजॉन्टल इंटरसेप्ट ही चलता है। तो आप
वही निकाल लेंगे तो उससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अभी हम ये वाला फिर आप इसको देखते हैं, मैं आपको अभी शेड्यूल दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये देखें आपके सामने अभी आ गया कि जो हमने सप्लाई और डिमांड की बात करी उसको मैंने जो है यहाँ पे एक टेबल के अंदर शो करा है कि कैसे कैसे जैसे आप प्राइस बढ़ाते जाएंगे अपनी इक्वेशन के अंदर, आपको ये क्वांटिटी डिमांड आपकी कम से कम होती जाएगी और क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती जाएगी। और जैसे कि देखें आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा कि ये वो पॉइंट है 8 वाला जहाँ प्राइस 3 है जो कि हमने मैथमेटिकली निकाली इक्विलिब्रियम प्राइस, और जहाँ हमने देखा है क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई बराबर आती है और कितनी आ रही थी 8। और देखें यहाँ हमें शो हो रहा है कि जब हमने इसको एक एक वैल्यू को जो है डिमांड कर्व के अंदर और सप्लाई कर्व के अंदर प्राइसेस को 1 से लेकर 7 तक के रखा तो हमें ये वैल्यूज़ आई। और देखें 7 के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया कि 7 जब प्राइस होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी 0 डिमांड करेंगे, वैसे ही बिल्कुल नज़र आ रहा है हमें। और इसका उलट यहाँ पे आप क्वांटिटी सप्लाइड पे देख सकते हैं, तो क्वांटिटी सप्लाइड पे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम 7 प्राइस जब होंगी तो 16 पे आ जाएगा, और जब 1 प्राइस होगी तो 4 पर आ जाएगा। और अगर आप जब 0 रखेंगे तो आपके सामने ये क्या आएगा, जैसे कि अगर मैं इधर रखूँ क्वांटिटी थी वो 2 + 2p, तो अगर मैं यहाँ पे p के अंदर 0 रखूँ तो मेरे पास आएगा आंसर 2, यानी क्वांटिटी सप्लाइड मेरी 2 होगी जब प्राइस 0 होगा। लेकिन जैसे ही मैं इसको 1 रखूँगा या चलें 4 रखता हूँ ताकि आपको इस टेबल से वेरीफाई भी हो जाए, तो ये आ जाएगा 10, यानी 4 प्राइस के ऊपर क्वांटिटी सप्लाइड कितनी होगी 10, जैसे कि आपको यहाँ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डिमांड और सप्लाई का फॉर्म हो जाएंगे। और फिर हम इसकी मैं भी आपको इसका ग्राफ दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप इसमें जब फॉर्म होने के बाद जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस आपको दिखा रहे हैं। ये देखें मैंने आपके लिए जो है क्या कहते हैं कि फिर इसको जो है वो उसकी लिमिट्स को और एक्सटेंड कर दिया, और जो 0 प्राइस मैंने ऊपर टेबल के अंदर नहीं रखा था तो अब मैंने 0 प्राइस रख के जो कि 14 क्वांटिटी डिमांड आ रही थी और जो क्वांटिटी सप्लाइड थी वो 2 आनी थी जैसे कि मैंने आपको दिखाया, तो मैंने उनको रखते जो है ये टेबल फॉर्म कर दिया। टेबल बनाने के बाद ये चार्ट फॉर्म करें, और ये चार्ट आपको सामने नज़र आ रहा है जिसके अंदर क्या क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड है, और दोनों आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि इसके अंदर ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, 3 पॉइंट पे और 8 पॉइंट पे। तो इस तरीके से हमारा इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई कर्व जो है वो डिटरमिन होते हैं, और सप्लाई और डिमांड कर्व जो है वो बनते हैं, और उसके बाद हम जब दोनों को आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमें और प्राइस इक्विलिब्रियम हमें मालूम होते हैं। तो ये एक वे है डिटरमिन करने का इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस, और इसी के साथ साथ फिर हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में दिखाएंगे कहते हैं कि किस तरीके से इन्हीं डिमांड कर्व्स के साथ जो है हम वो इलास्टिसिटीज़ भी निकाल सकते हैं, और स्लोप को भी मैं थोड़ा फॉर्मूले के साथ बयान करूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।